बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 15। चैप्टर का नाम है होम्योस्टैसिस, सेकेंड ईयर बायोलॉजी। और इसका सबसे पहले हम देख लेते हैं कि होम्योस्टैसिस क्या होता है। यानी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट। अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को आपने मेंटेन रखना है फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लैक्चुएशन इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। मतलब जो बाहर चेंजेस आ रहे हैं वो आपके बॉडी को हार्म ना करें, इसे आप होम्योस्टैसिस कहते हैं। ऑर्गेनिज्म रेजिस्ट भी करता है और मैनेज भी करता है अपने इंटरनल फ्लैक्चुएशन को नैरो रेंज में। मतलब सेल्स में, टिश्यूज़ में, ऑर्गन एंड ऑर्गेनिस्मिक लेवल पर जितने भी उसके अंदर इंटरनल फ्लैक्चुएशन होती है उसे वो रेजिस्ट करता है और मैनेज करता है। ज़्यादा जो ससेप्टेबल कंपोनेंट होते हैं जो कि फ्लैक्चुएशन का जिनके अंदर रिस्क होता है के चेंज हो सकेंगे, वो वाटर, सॉल्यूट एंड टेम्परेचर होता है। होम्योस्टैसिस जो है कंपेल्स द अडॉप्टेशन एंड हैंस कंट्रीब्यूट टू एवोल्यूशन। होम्योस्टैसिस की वजह से ऑर्गेनिजम्स के अंदर कुछ अडॉप्टेशन आई, जिसकी वजह से फिर एवोल्यूशन भी हुआ। होम्योस्टैसिस इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जो है अपना इंटरनल एनवायरनमेंट वो फिक्स रखना है, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है। लिविंग कंट्रोल सिस्टम जो होता है हमारा, चाहे हमारी बॉडी है, बिल्कुल इसी तरह वर्क करती है जिस तरह से हमारा जो फिज़िकल कंट्रोल सिस्टम होता है। थर्मो रेगुलेशन जो है वो वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नेगेटिव फीडबैक। थर्मो रेगुलेशन मीन्स मतलब अपनी बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन रखना, उसे हम थर्मो रेगुलेशन कहते हैं, टेम्परेचर रेगुलेशन को। ऑस्मो रेगुलेशन में ये होता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो वाटर होता है उसकी जो क्वांटिटी होती है उसको मेंटेन रखना एंड डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्ट। हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट मतलब जहाँ पे लो सॉल्यूट होगा और वाटर कंटेंट हाई होगा। हाइपरटोनिक में इसके अंदर हाई सॉल्यूट होगा और वाटर जो होगा वो लो होगा, यानी हाई सॉल्यूट, तो इसलिए हाइपर मतलब होता है हाई। आइसोटोनिक मतलब सेम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड वाटर। हाइड्रोफाइट्स जो प्लांट्स हैं, फाइट्स में आपको नज़र आता है कि क्या होते हैं कि प्लांट्स, हाइड्रोफाइट्स आर फ्रेश वाटर प्लांट्स। इनका जो लीव्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा लार्ज होते हैं, जहाँ एक्सटेंसिव स्टोमेटा होते हैं इनके अपर साइड पे, ताकि जो एक्स्ट्रा वाटर है, बहुत ज़्यादा जो वाटर है, उसे वो एक्सक्रीट आउट कर सकें। मीज़ोफाइट्स आर मॉडरेट। ये मॉडरेट इन्वायरमेंट में रहने वाले प्लांट्स होते हैं और ये ओपन भी करते हैं और क्लोज भी करते हैं अपने स्टोमेटा को, जिस तरह जब भी इनको ज़रूरत पड़ती है। रोज़ हो गया, मैंगो हो गया, ब्रासिका हो गया, ये सारे मीज़ोफाइट्स हैं। ज़ीरोफाइट्स आर डेजर्ट्स प्लांट। स्मॉल एंड रिड्यूस्ड लीव्स होते हैं इनके अंदर, थिक वेवी, इनके अंदर वैक्सी क्यूटिकल होती है। स्टोमेटा इनके लोअर साइड पे होते हैं। ज़ीरोफाइट मतलब जो सहरा वगैरह में प्लांट्स रहते हैं, तो ये अपने पत्ते वगैरह भी गिरा देते हैं ताकि ट्रांसपायरेशन जो है वो कम से कम हो, और इनका जो स्टेम होता है वहाँ पर ये अपना पानी स्टोर करते हैं। ऑस्मो कन्फर्मर क्योंकि ये आइसोटोनिक होते हैं, मतलब इनका अपने इन्वायरमेंट और इनका जो इन्वायरमेंट होता है वो सेम होता है, तो इसलिए इनको अपना ऑस्मोटिक स्टेट को एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। ऑस्मो रेगुलेटर इनको अपने बॉडी जो है रेगुलेट करनी पड़ती है, फ्लूइड्स को रेगुलेट करना पड़ता है। यानी अगर एक्सेस वाटर है तो ये डिस्चार्ज करेंगे वाटर को जब ये हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में होंगे, और सिक्रीट करेंगे सॉल्ट जब ये हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में होंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ बताई हैं, एनिमल्स की और प्लांट्स की टाइप्स बताई हैं। और उसके बाद जो है ऑस्मो रेगुलेशन की अगर हम बात करें तो ज़्यादातर एनिमल्स की अगर हम बात करें, मोस्ट मेरीन इन्वर्टिब्रेट्स जो होते हैं वो ऑस्मो कन्फर्मर होते हैं। अभी बता के आई हूँ, ऑस्मो कन्फर्मर मीन्स दोज एनिमल्स विच डजंट रिक्वायर टू एडजस्ट देयर environment in water and solute concentration. Among vertebrates, hagfishes are osmoconformer, being isotonic. कार्टिलेजिनस फिशेस जो है ये मेंटेन रखती हैं लोअर सॉल्ट कंसनट्रेशन इनसाइड अपनी बॉडी के अंदर। दे एक्सक्रीट सॉल्ट्स यूजिंग किडनी थ्रू गिल्स एज वेल एज रेक्टल ग्लैंड। मतलब इनको एक्सक्रीट आउट करना पड़ता है सॉल्ट को, तो फिर ये किडनी यूज़ करते हैं, गिल्स भी यूज़ करते हैं, और इसके अलावा रेक्टल ग्लैंड जो कि सॉल्ट एक्सक्रीटिंग ऑर्गन होते हैं इनके अंदर, उससे ये अपना सॉल्ट कंटेंट एक्सक्रीट करते हैं। सम फिशेस रिटेन यूरिया
कुछ फिशेस जो होती हैं वो यूरिया को रिटेन करके रखती हैं टू बी हाइपरटोनिक यूजिंग ट्राई इथाइल अमीन ऑक्साइड। कुछ जो फिशेस हैं बोनी फिशेस एंड डिसेंट ऑफ फ्रेश वाटर फिश एंसेस्टर्स लेटर एक्वायर्ड मेरीन, और बाद में जो है ये मेरीन में चेंज हो गई थी। वैसे बोनी फिशेस जो हैं वो फ्रेश वाटर एंसेस्टर्स के डिसेंट हैं। बोनी फ़िश जो होती है ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर को ड्रिंक करती है, सी वाटर को, और एक्सक्रीट आउट करती है कंसनट्रेटेड यूरिन। इसका जो यूरिन होता है वो बहुत ही ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता है क्योंकि सी वाटर में सॉल्ट बहुत होता है, तो ये जो वाटर ड्रिंक करती है तो इसका ज़ाहिर सी बात है यूरिन जो होगा वो कंसनट्रेटेड होगा। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल पुश एक्स्ट्रा वाटर आउट इन फ्रेश वाटर अमीबा एंड पैरामीशियम। फ्रेश वाटर जो अमीबा होता है और पैरामीशियम होता है उसके अंदर जो वाटर कंटेंट को बाहर करने के लिए जो एक्स्ट्रा वाटर होता है उसके लिए कंट्रैक्टाइल वैक्यूल मौजूद होता है। फ्रेश वाटर फिशेस एक्सक्रीट, फ्रेश वाटर जो फिशेस होती हैं वो डाइल्यूट यूरिन को एक्सक्रीट करती हैं। फिर क्योंकि वो फ्रेश वाटर में रहती हैं उनको सॉल्ट इतना नहीं मिलता, तो फिर वो सॉल्ट की जो डेफिशिएंसी होती है उसको कंपनसेट करती हैं अपनी फूड स्किन एंड गिल्स से, फिर वो सॉल्ट लेती हैं। कैंगरू रैट्स जो होते हैं ये सर्वाइव करते हैं विदाउट ड्रिंकिंग वाटर, पानी नहीं पीते, और कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस वाटर, जो ये फूड खाते हैं वहाँ से इनको पानी की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। एनहाइड्रोबायोसिस ये एक टर्मिनोलॉजी है, इसका मतलब ये होता है कि टॉलरेंस ऑफ डिहाइड्रेशन बाय टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। मतलब अगर डिहाइड्रेशन हो जाती है तो उसको बर्दाश्त करना जो भी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, खुश्की में रहने वाले जानवर हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं एनहाइड्रोबायोसिस। एक्सक्रीशन अगर हम देखें ये टॉपिक, तो इससे पहले हमने ऑस्मोरेगुलेशन देखा और उससे कंप्लीट किया, अब हम एक्सक्रीशन की बात कर रहे हैं। एलिमिनेशन ऑफ वेस्टफुल मेटाबोलाइट्स मेनली ऑफ नाइट्रोजिनस नेचर, उसे हम कहते हैं एक्सक्रीशन। यानी नाइट्रोजिनस जो नेचर का वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको बॉडी से एलिमिनेट करना, उसे एक्सक्रीशन कहते हैं। प्लांट एक्सक्रीट वेस्ट बाय स्टोरेज एंड शेडिंग ऑफ लीव्स एंड स्टेम। तो प्लांट्स अपना वेस्ट मटेरियल कैसे निकालते हैं, वो अपने पत्ते गिरा देते हैं जिसमें उनका स्टोर हो के रखा होता है जो भी नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है। इसके अलावा जो लीव्स ऑफ प्लांट होते हैं वो ऑटम में गिर जाते हैं, इसलिए इसे हम एक्सक्रीटोफोर्स भी कहते हैं। वी कॉल देम एक्सक्रीटोफोर्स। येलोइंग ऑफ लीव्स इन ऑटम इज़ नॉट ड्यू टू लॉस ऑफ क्लोरोफिल, और देखा है आपने ख़िज़ा में जो पत्ते जो है वो पीले पड़ जाते हैं, वो इसलिए नहीं होता कि उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं है, बल्कि वो इसलिए पीले हो जाते हैं क्योंकि उनके जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, स्पेशली मेटेलिक जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वो उनकी पत्तों में एक्यूमुलेट हो जाता है। तो सम ट्रीज डिपॉजिट स्ट्रेंज केमिकल्स, कुछ ट्रीज ऐसे होते हैं जो अपना ये जो केमिकल होता है स्ट्रेंज, इसको ओल्ड डेड जाइलम ट्यूब्स में रिटेन करके रखते हैं, जिसकी वजह से बहुत ही इनकी जो वुड होती है सेंटर की एबोनी, वो बहुत ही ब्लैक हो जाती है, ब्लैक एबोनी वुड इन द सेंटर। कॉनिफरस एक्सक्रीट वेस्ट एज केमिकल वेपन्स। अच्छा, ये जो कॉनिफरस कॉनिफरस होते हैं ये एक्सक्रीट करते हैं वेस्ट को एज केमिकल वेपन्स इन सॉइल अगेंस्ट कंपटीशन प्लांट्स। वाटर जो है ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है जब ऑर्गेनिज्म जो है वो हाइपोऑस्मोटिक इन्वायरमेंट में होगा, जबकि सॉल्ट उस वक्त एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा जब ऑर्गेनिज्म हाइपर टॉनिक इन्वायरमेंट में होगा। Deamination is the catabolic release of amino group or amino acids. To be excreted, the amino group is converted into ammonia. amino group को excrete out करने के लिए पहले उसे convert किया जाता है अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड में। लोअर और reduced quantities of nitrogen, अच्छा कुछ क्वांटिटीज़ जो होती है नाइट्रोजन की वो एक्सक्रीट होती है क्रिटिनिन, ट्राईमिथाइल अमीनो ऑक्साइड, अमीनो एसिड, प्यूरिन्स, पैरामिडिन्स की फॉर्म में जो है वो बॉडी से बाहर आती हैं। अच्छा, प्यूरिन्स एंड पैरामिडिन्स की जब मेटाबॉलिज्म होती है तो इसके नतीजे में जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट प्रोड्यूस होती है नाइट्रोजनस वेस्ट की।
like hypoxanthine, xanthine, uric acid, allantoin, यूरिया एंड अमोनिया। बहुत सारी फिशेस जो होती हैं वो एक्सक्रीट करती हैं अमोनिया, यानी अब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होता है वो फिशेस का अमोनिया की फॉर्म में होता है, जबकि बोनी फिशेस एक्सक्रीट आउट करती हैं यूरिया। बर्ड्स, इंसेक्ट्स, मैनी रेप्टाइल्स एंड लैंड स्नेल जो है वो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं। एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया जो होता है वो हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में होता है। 500 ml हमें वाटर चाहिए ही होता है अगर हमने 1 ग्राम ऑफ अमोनिया को बॉडी से बाहर करना है। यूरिया को सिर्फ 50 ml वाटर चाहिए होता है क्योंकि ये उससे कम डेंजरस होता है, और यूरिक एसिड को जस्ट 1 ml ऑफ वाटर चाहिए होता है कि इसको हम रिमूव करें। टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट, खुश्की वाले इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन जो है उसे हम कन्वर्ट कर देते हैं मेटाबॉलिकली टू यूरिया थ्रू यूरिया साइकिल और ऑर्निथीन साइकिल, मतलब अमोनिया से हम उसको यूरिया में कन्वर्ट कर रहे हैं। अमोनोटैलिक एनिमल्स एक्सक्रीट अमोनिया, यूरियोटैलिक एनिमल्स एक्सक्रीट यूरिया एंड यूरिकोटैलिक एनिमल्स एक्सक्रीट यूरिक एसिड। उसके बाद है जी यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल को आप ऑर्निथीन साइकिल भी कहते हैं और ये यूरियोटैलिक एनिमल्स में होता है। साइकिल के अंदर क्या होता है कि आप यूरिया प्रोड्यूस करवाते हैं अमोनिया से। यूरिया साइकिल जो होता है ये लीवर एंड किडनी में होता है। फर्स्ट स्टेप इसका ये होता है कि अमोनिया जो है वो कंबाइन होता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ टू फॉर्म सिट्रोलिन माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, उसके बाद सिट्रोलिन जो होता है वो साइटोसोल में आ जाता है और सिट्रोलिन कंबाइन होता है एस्पर्टेट के साथ और बना देता है आर्जिनिन सक्सिनेट। आर्जिनो सक्सिनेट जो है फिर वो बाद में चेंज हो जाता है आर्जिनिन के अंदर, और आर्जिनिन देन कंबाइंस विद वाटर टू जनरेट ऑर्निथीन एंड यूरिया। इसी तरह से ये सारा साइकिल चलता रहता है। ऑर्निथीन जो होता है फिर देन रिसाइकल्ड इनटू सिट्रोलिन अगेन बाय कंबाइनिंग विद अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड, एंड देन ये सारा साइकिल जो होता है ये चलता रहता है यूरिया साइकिल का। अच्छा, उसके बाद हम एक्सक्रीशन देख लेते हैं प्लेनेरिया के अंदर, अर्थवॉर्म के अंदर एंड कॉकरोच के अंदर। तो प्रोटोनेफ्रीडियम जो होता है वो प्लेनेरिया में मौजूद होता है। प्रोटोनेफ्रीडियम इन प्लेनेरिया ये एक नेटवर्क ऑफ क्लोज ट्यूब्यूल्स होता है जिसके अंदर नेफ्रीडियोपोर्स मौजूद होते हैं। ईच ब्रांच इज़ कैप बाय फ्लेम सेल, इसकी जो हर ब्रांच होती है वहाँ पर फ्लेम सेल मौजूद होते हैं। अच्छा, वहाँ पर फिर टफ्ट ऑफ फ्लैजेला होंगे जो फ्लिकर कर रहे होंगे लाइक फ्लेम, मतलब बिल्कुल आग के शोले की तरह वो फ्लिकरिंग मूवमेंट शो कर रहे होंगे। फ्रेश वाटर प्लेटफॉर्म जो होते हैं वो एक्सक्रीट करते हैं डाइल्यूट यूरिन को, जबकि पैरासाइटिक जो होते हैं वो डिस्पोज करते हैं नाइट्रोजिनस वेस्ट। अच्छा, हर सेगमेंट जो अर्थवॉर्म का होता है उसके अंदर आपको मेटानेफ्रीडिया नज़र आएंगे, जबकि प्लेनेरिया के अंदर आपको मैंने बताया प्रोटोनेफ्रीडिया नज़र आ रहे हैं। मेटानेफ्रीडिया के अंदर आपको इंटरनल नेफ्रोस्टोम नज़र आएगा। नेफ्रोस्टोम मतलब इंटरनल ओपनिंग। अच्छा, उसके बाद सिलोमिक फ्लूइड, जिनके अंदर सिलोमिक फ्लूइड भी इनमें मौजूद होगा। वाइल मूव्स एपिथेलियम रीअब्जॉर्ब सॉल्ट, एपिथेलियम जो है वो रीअब्जॉर्ब करेगा सॉल्ट और उसे सेंड कर देगा टू ब्लैडर। उसके बाद मालफिजियन ट्यूब्यूल्स इन टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड कलेक्ट हीमोलिम्फ। मालफिजियन ट्यूब्यूल्स जो होती हैं टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स के अंदर वो हीमोलिम्फ को कलेक्ट करती हैं। साइनसिस के अंदर मालफिजियन ट्यूब्यूल्स जो होती हैं वो ओनली एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है जो कि एसोसिएट होता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के साथ। एपिथेलियम लाइनिंग ऑफ ट्यूब्यूल्स एब्जॉर्ब सॉल्ट्स, जो एपिथेलियल लाइनिंग होती है ट्यूब्यूल्स की वो एब्जॉर्ब करती है सॉल्ट एंड नाइट्रोजनस वेस्ट और उसे पास कर देती है रेक्टम की तरफ। रेक्टम में क्या होगा, फिर रेक्टम जो है उसमें रीअब्जॉर्ब्ड होगा मोस्ट ऑफ द सॉल्ट एंड वाटर, एंड जो सॉलिड यूरिक एसिड होगा क्रिस्टल्स की फॉर्म में फिर वो एक्सक्रीट आउट होगा। इंसेक्ट्स जो होते हैं ये ओनली एनिमल्स होते हैं अमंग होल किंगडम विच एक्सक्रीट वेस्ट विद फीसिस, मतलब अपने फीकल मटेरियल के साथ ये नाइट्रोजिनस वेस्ट को भी एक्सक्रीट आउट करते हैं। ये चैप्टर नंबर 15 का फर्स्ट हाफ है। सेकंड हाफ इसके बाद मैं अपलोड करूँगी।